हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। सो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर आर्टिस्ट अमरनाथ सहगल जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड जो होता है वो 1922 से लेकर के 2007 तक होता है। 2007 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1922 से 2007। और इनका जन्म कहाँ होता है, तो इनका जन्म 5 फरवरी 1922 को कैंप बेलपुर, अटक, पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। और ये एक फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट थे ही, बट स्कल्पचर आर्टिस्ट के साथ साथ ये प्रिंट मेकर थे, पेंटर थे, पोएट थे और कला शिक्षक भी थे। ये वहीं से ही अपने जहाँ रहते हैं पाकिस्तान से, लाहौर से, इन्होंने 1941 में गवर्नमेंट कॉलेज से भौतिक शास्त्र में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद इनकी कुछ समय बाद इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, जिससे ये एक फैक्ट्री में, लाहौर में ही एक फैक्ट्री में वर्क्स मैनेजर की नौकरी करते हैं। उसके बाद 1 साल नौकरी करने के बाद ये बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1942 में चले जाते हैं। वहाँ से ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इन्होंने अध्ययन किया। फिर वहाँ से पढ़ाई छोड़कर ये चले आते हैं मेयो कॉलेज, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में, सानियाली स्टूडियो के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे इन्होंने शाम की क्लासेस में जो मूर्तिकारी या पेंटिंग जो भी है, कला की शिक्षा इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। शाम की क्लासेस करने जाते थे ये, सानियाली स्टूडियो में ज्वाइन किया था। उसके बाद क्या हो जाता है, देश का विभाजन हो जाता है। तो जब देश का विभाजन हो जाता है तो ये फिर दिल्ली आकर बस जाते हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली में ये 2 साल तक रहते हैं। उसके बाद ये 1949 से 50 में चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ पे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की है। तो वहाँ से एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं और वहीं पे इनको एक चित्रकार जो हेनरी माथिस से ये प्रभावित होते हैं। हेनरी माथिस से, तो अमरनाथ सहगल जो हैं ये किससे प्रभावित थे, तो ये कि वेस्टर्न आर्टिस्ट थे हेनरी माथिस, तो उनसे ये प्रभावित थे। और वहीं पे इन्होंने अपना स्टूडियो भी खोला था। तो न्यूयॉर्क में ग्रीनविच इलाके में अपना एक स्टूडियो स्थापित किया था अमरनाथ सहगल जी ने। और उसके बाद ये पेरिस चले जाते हैं 1953 में। और वहाँ पे अमेरिका में ही इन्होंने एक कला प्रदर्शनी रखी थी। तो इंटरनेशनल कला प्रदर्शनी जो 1951 न्यूयॉर्क में इन्होंने एग्जीबिशन लगाया था। उसके बाद ये जब भारत आते हैं तो इन्होंने दिल्ली में मॉडर्न स्कूल में शिक्षा ली। और इनकी पत्नी भी थी, वहीं पढ़ाती थी, शीला धवन। इनकी पत्नी जी का नाम है शीला धवन। और 1957 में क्या हो जाता है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये इनकी इंटरनेशनल कला प्रदर्शनी 1951 में लगाते हैं, उसके बाद इनके स्टूडियो में आग लग जाती है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फिर इनके जो रिलेशन है, इनके रिलेशन नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनसे संबंध इनके बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने क्या किया था, इनकी जो भी पेंटिंग थी, जो भी इनकी स्टूडियो में बची हुई थी, बच गई थी जलने से, उनको मंगवा के फिर इंडिया में एक जगह पे लगवा दिया था। तो इनके रिलेशन जो थे नेहरू फैमिली से बहुत अच्छे थे अमरनाथ सहगल जी के। फिर 1957 में क्या होता है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में इन्होंने एक म्यूरल बनाया था जो 140 इंटू 140 फीट का था, जो ब्रॉन्ज में ये म्यूरल बनाया था इन्होंने। उसके बाद क्या होता है, जो ये म्यूरल बनाया था 1957 में विज्ञान भवन में, इसको भारत सरकार के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। 1979 में इस म्यूरल को हटा दिया गया था, जिससे जब इनको पता चला तो ये बहुत परेशान में थे। तो इन्होंने पूछा भी कि क्यों हटाया गया है इनका म्यूरल, तो उनको जवाब में मिला था कि आपने जो काम किया है और उसकी रकम आपको मिल गई है, तो अब इस म्यूरल पे आपका कोई राइट नहीं है। तब भी ये परेशान हुए थे। तो फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट 1992 में पहुँचे थे, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको 13 साल के बाद बीच में 2005 में फ़ैसला सुनाया था। तो इनके पक्ष में ही फ़ैसला सुनाया था। और अमरनाथ सहगल जी जो है ये
रंग और रेखाओं से और आकृतियों से अधिक ये विचारों से प्रेम करते हैं। अमरनाथ सहगल जी जो हैं ये पोएट भी थे। तो इन्होंने इनके कविता के 2 संग्रह जो हैं, एक लोनसोम जर्नी जो 1996 में, उसके बाद एक नई सुबह की प्रतीक्षा जो 1998 में। और ये कलाकार के नाम से कविताएं लिखते थे। तो ये किस नाम से लिखते थे कविताएं? तो ये कलाकार के नाम से कविताएं लिखते थे। इनका माध्यम तो ये कास्ट, सिल्क स्क्रीन, प्लास्टर, मिट्टी और कैनवास पे काम करते थे। 2004 में महाभारत और रामायण चित्रकारी की जल रंग। अब इनके जो प्रमुख चित्र हैं देखते हैं। प्रमुख चित्र जो है ये एक प्रतीक्षा बनाया है, और ये जो हिंदू देवी देवता हैं उसमें से गणेश जी की जो छवि है उनसे बहुत ही ये प्रभावित थे। तो गणेश जी को अनेकों रूप में इन्होंने, कभी हाथी के रूप में दिखाया है। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण कागज पर मिक्स्ड मीडिया में बनाया है। देन विदाई वनगमन, ये भी कागज पर मिक्स्ड मीडिया पे बनाया है। देन राम लक्ष्मण सीता की खोज को लेकर मंत्रणा करते हुए ये मिश्रित माध्यम में बनाया। तो ये चित्र बनाए हैं। अब इनके मोस्ट स्कल्पचर देखते हैं। तो एक जो स्कल्पचर है महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाया है, जो ब्रॉन्ज में बनाया है, और नगर पालिका पार्क लक्ष्मबर्ग में संग्रहित है। उसके बाद ऑनवर्ड मार्च, आगे बढ़ते कदम, इन कैप्टिव बंदी ब्रॉन्ज में 1968 में। एमिंग फॉर एक्सीलेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अपराइजिंग है जो ब्रॉन्ज में 1957 नगमा में है। पैसेज ऑफ टाइम, वन आइट किंग ब्रॉन्ज में। क्राइज अनहर्ड ब्रॉन्ज में 1958 नगमा। ये जो क्राइज अनहर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन जो हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देन एंग्विस्ट क्राइज है जो ब्रॉन्ज में 1971 नगमा में। देन माँ और शिशु बनाया है, प्लास्टर में बनाया है। गिरते हुए पत्ते ब्रॉन्ज में, और बांसुरी वादक। अब हम इनकी स्कल्पचर देखते हैं। ये जो स्कल्पचर है ये फ्लूट प्लेयर है, मुरली वाला, और ये भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट पे जारी हुआ था। तो ये फ्लूट प्लेयर है। अमरनाथ सहगल 2023 में डाक टिकट पे जारी छपा था ये। उसके बाद दूसरा जो है ये फ्रेंड, ये भी भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट पे छपा हुआ था 2023 में ये भी। तो फ्रेंड, ये जो स्कल्पचर है, और ये फ्लूट प्लेयर, ये दोनों भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट पे छापे गए थे। नेक्स्ट इनका जो स्कल्पचर है ये एनग्विस्ट क्राइज है। उसके बाद इन्होंने गणेश जी का स्कल्पचर है जो बनाया है, जो ब्रॉन्ज में है 1970 में। अलाप बनाया था इन्होंने। देन बढ़ता हुआ बोझ, ये चित्र बनाया है, बढ़ता हुआ बोझ, ये है 1984 में बनाया है बढ़ता हुआ बोझ। उसके बाद ये ड्रैगन है, इम्पॉर्टेंट है। देन वेमन। उसके बाद ये एनसीईआरटी का है, हमने लिया है, जो क्राइज अनहर्ड, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कल्पचर, क्राइज अनहर्ड। ये जब देश का विभाजन हुआ था उसी से लेकर इन्होंने ये बनाया था, परेशान होकर। अब हम देख लेते हैं तो ये स्कल्पचर कब बनाया है। ये कांस्य मूर्ति शिल्प है, अमरनाथ सहगल जी के द्वारा 1958 में बनाया गया था। इसमें क्या है, हालांकि कलाकार ने केवल आवर्तन का प्रयोग किया है, जिसमें 3 आकृतियाँ छड़ी की भांति और सपाट लयबद्ध समतल दिखाई गई हैं। यद्यपि उन्हें एक परिवार अर्थात पति पत्नी एवं एक बच्चे के रूप में आसानी से समझा जा सकता है। वे अपनी बाहों को ऊपर उठाए हुए हैं और सहायता के लिए चीखते हुए दिखाए गए हैं।
मूर्ति शिल्प के माध्यम से हाथ के संकेत अभिव्यक्त करके उनकी विवशता को एक स्थायी आकार में बदल दिया है। इस मूर्ति शिल्प को समाजवादी के रूप में समझना संभव है, जहाँ पर कलाकार अपनी श्रद्धांजलि उन लाखों निसहाय परिवारों को देता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और जिन्हें चीखें बहरे कानों में पड़ती हैं। समाजवादी कवि के अलावा मुल्कराज आनंद ने इस कार्य के विषय में हृदयस्पर्शी ढंग से लिखा है। यह कलाकृति जो है अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। सो इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो ये मूर्ति शिल्प है ये 1900 डेट याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये छपा भी है एनसीईआरटी में। क्राइज अनहर्ड, जो आवाज़ें चीख रहे हैं, एक पति और पत्नी एक बच्चे को जो चीख रहे हैं बट उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, इग्नोर कर दे रहे हैं। 1958 में बनाया था, ये मूर्ति शिल्प बनाया था और ये संग्रहित कहाँ है, तो नगमा में है, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये स्कल्पचर किसने बनाया, तो अमरनाथ सहगल जी ने बनाया था। कब बनाया था, 1958 में बनाया था। और संग्रहित कहाँ है, तो नगमा में, और माध्यम भी है तो ब्रॉन्ज में बनाया है। ये चार चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो हमने अमरनाथ सहगल जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे हमने क्लियर कर लिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।